हाँ सर, हो गया कह दो, बात करो। चलो डन हो गया, बंद कर दो। देखना बंद करके, अब सही है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं इसको तो नहीं करता। चलो, गुड आफ्टरनून क्लास। हाँ, सभी बच्चों को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सभी साथी जुड़ गए। राजीव यादव जी, दीक्षा तेंगरिया जी, सोनू कुमार, अर्चना, सुबोध कुमार, सपना बघेल जी, राजीव यादव, सुबोध, दिनेश वर्मा जी, गौरव राठौर जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार अरविंद जी, नमस्कार अमन जी, काजल, कुलश्रेष्ठ जी, बहुत अच्छे साथियों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप सभी। जी राजीव जी, इंजमामुल हक जी, बहुत अच्छे, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार जी। आवाज आ रही है मेरी? बताएं साथियों, आवाज आ रही है? अनुज जी, राम राम जी। नीलम जी, बहुत अच्छे, अनूप जी, सचिन कुमार जी, अमन यादव जी, खुश रहो भैया, सचिन जी बहुत अच्छे, खुश रहो हैं। आ रही है, बहुत वेरी गुड। देखिए अब क्लास शुरू करते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, संपर्क भाषा एवं मानक भाषा। संपर्क भाषा एवं मानक भाषा, तो समझने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर लेते हैं किसको? संपर्क भाषा को। कौन सी भाषा को बेटा? संपर्क भाषा को। वह भाषा जो भिन्न भाषा भाषी राज्यों में संपर्क के लिए प्रयुक्त की जाती है, उस देश की संपर्क भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? उस देश की संपर्क भाषा कहलाती है। अब यहां समझने की कोशिश करते हैं, वह भाषा जो भिन्न भाषा भाषी, पहला प्रश्न यहां आ गया, भिन्न भाषा भाषी। सभी साथियों को नमस्कार जी, बिल्कुल। हाँ, देखता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा बीच में। नमस्कार भाई अमन जी, लोकेश जी, दीपक जी, बिल्कुल देखता रहूंगा बेटा बीच में कमेंट। जरा क्लास पर ध्यान देते हैं। वह भाषा जो भिन्न भाषा भाषी राज्यों में संपर्क के लिए प्रयुक्त होती है, उस देश की संपर्क भाषा कहलाती है। अब यहां एक प्रश्न आ गया, भिन्न भाषा भाषी, कैसे भाषा भाषी? भिन्न भाषा भाषी। साथियों आपको मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है, बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है। अब यहां बात यह आती है कि आखिर केंद्र सरकार जो है, केंद्र हमारा जो है, राष्ट्र की जो सत्ता जहां है, वो अलग अलग भाषाओं में किस प्रकार से संपर्क स्थापित करे भिन्न भिन्न राज्यों से। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ की 22 भाषाओं को तो किसका प्राप्त है दर्जा? राजभाषाओं का दर्जा प्राप्त है। 22 भाषाओं को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो केंद्र जिन जिन भाषाओं में इन भिन्न भाषा भाषी राज्यों से संपर्क स्थापित करता है, वही उस देश की क्या कहलाती है? संपर्क भाषा कहलाती है। दूसरा टॉपिक है आपका आज का क्या? मानक भाषा। कौन सा है? मानक भाषा। जी राजीव जी नमस्कार जी,
आलोक जी नमस्कार भैया, सचिन जी नमस्कार। हाँ, दूसरा टॉपिक है आपका क्या, मानक भाषा। वह भाषा जो व्याकरणिक रूप से शुद्ध भाषा होती है मानक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। हाँ अर्चना जी 22 भाषाएं हैं। कौन सी भाषा कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट 2018 में ज्यों का त्यों पूछा गया था कि वह भाषा जो व्याकरण रूप से शुद्ध भाषा होती है क्या कहलाती है। वह भाषा जो, जी सचिन, अंग्रेजी भी संपर्क भाषा हो सकती है क्या सर, जब हम विदेश में किसी से बात कर रहे हो तो। जी देखिए, वो संपर्क भाषा आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा होगी। सचिन जी, जो आपका क्वेश्चन है वो अंतरराष्ट्रीय भाषा होगी संपर्क के लिए, लेकिन ये जो संपर्क भाषा है ये कैसी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। अगर राष्ट्रीय भाषा की बात करेंगे तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का आपको चुनाव करना पड़ेगा। जी मधु जी, दिनेश वर्मा जी, जी नमस्कार सबको, विकास जी सबको नमस्कार। हाँ, तो मैं बता रहा था एक प्रश्न आया था कि यूपी टेट 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था, वह भाषा जो व्याकरण रूप से शुद्ध भाषा होती है क्या कहलाती है। तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या होना चाहिए था, मानक भाषा। ये कौन सी भाषा होती है मानक भाषा, मानक भाषा केवल लिखने में ही नहीं बोलने में भी प्रयुक्त की जाती है। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा एक एग्जाम्पल से बता दें। जैसे अगर हम ये कहते हैं तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तो ये क्या है, मानक भाषा है। हम इसमें लिंग वचन आज सबका क्या कर रहे हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी बात को यदि आप कह देते हैं तू कहां जा रहे हो, ये क्या है, ये मानक भाषा नहीं है, ये क्या है, बोली है। क्या है बेटा, ये बोली है। तो मानक भाषा में जब या तो हम बोलते हैं या लिखते हैं, तो लिखने में भी सारे व्याकरणिक नियमों का हमें क्या करना होता है, पालन करना होता है। सारे नियमों का क्या करना होता है, पालन करना होता है। तो वह भाषा जो व्याकरण रूप से शुद्ध भाषा होती है क्या कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। अब हम ये देखते हैं, हाँ इल्मा जी, खुशबू जी, शिखा जी जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इससे परीक्षा में क्या प्रश्न आ सकते हैं, जरा देखते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए जो किसी भी एग्जाम में आपसे क्या हो, पूछ लिया जाए। जी तो देखिए, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नजर बनाए। भारत में संपर्क भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। पहला ही प्रयोग है, पहला ही प्रश्न है कि भारत में संपर्क भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपका दिया है हिंदी, संस्कृत, उर्दू या इनमें से कोई नहीं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब होगा आपका, क्या जवाब होगा, जी ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अमन जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल अर्चना जी, जी चांदनी सिंह जी हिंदी बहुत बढ़िया, राजीव जी, दिनेश जी, दीक्षा तेंगुरिया जी बहुत अच्छे, सोनू कुमार जी, मधु यादव जी बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। आपका आंसर कौन सा सही होगा, ए आंसर सही होगा। भारत में संपर्क भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, हिंदी। क्या आंसर होगा, हिंदी। समझ गए जी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्याकरणिक रूप से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है। ये यूपी टेट 2018 का प्रश्न। व्याकरणिक रूप से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है, सहायक भाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर मधु जी, बहुत अच्छे, चांदनी जी बिल्कुल, इंजमाम जी, दीक्षा जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। व्याकरण से शुद्ध मानक भाषा कहलाती, बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका,
सी। व्याकरण रूप से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? तो आंसर आपका क्या होगा? मानक भाषा। कौन सा भाषा होगा बेटा? मानक भाषा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, भारत में मानक भाषा के रूप में किस बोली को चुना गया है? प्रश्न समझने की कोशिश करें। भारत में मानक भाषा के रूप में, ना कि राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में, भारत में मानक भाषा के रूप में किस बोली को चुना गया है? किस बोली को चुना गया है? हरियाणवी, बी ऑप्शन भोजपुरी, सी ऑप्शन अवधी और डी ऑप्शन खड़ी बोली। बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन, बिल्कुल सही सोनो। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। किस बोली को चुना गया है? जी बिल्कुल, किस बोली को चुना गया है? खड़ी बोली। भारत में मानक भाषा के रूप में किस बोली का चुनाव करना है? तो आंसर आपका क्या होगा? खड़ी बोली। बिल्कुल सही, इसका मतलब आप बिल्कुल सही सटीक आंसरों पर पहुंच रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत में संपर्क के दृष्टिकोण से राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। भारत में संपर्क के दृष्टिकोण से राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है? थोड़ा उच्च कोटि का प्रश्न है। आंसर देने की 5 भागों में, 3 भागों में, 8 भागों में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई। थोड़ा सा हटके प्रश्न है जी खुशबू। 5 भागों में। हाँ चांदनी, ए ऑप्शन, अमन ए ऑप्शन, अमन राजीव ए ऑप्शन, दीक्षा 4, चौथा इनमें से कोई नहीं। अच्छा राजीव जी 4, सपना ए, अभिषेक कुमार ए, अमन जी ए, इंजमाम जी ए, रुचि ए। 5 भागों में बांटा गया है जी। पल्लवी 5, राम वर्मा डी, कोई नहीं, यामिनी ए, अभिषेक ए, सचिन मुझे नहीं पता। थोड़ा सा लिख के हट के आया क्या क्वेश्चन एकदम? हाँ समझ लीजिए, समझ लीजिए। भारत में संपर्क के दृष्टिकोण से राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा कितना? 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब समझ लीजिए ये 3 भाग क्या, 3 भाग किए गए हैं। क श्रेणी, क श्रेणी और ग श्रेणी। कितने भागों में विभाजित किया गया है संपर्क के दृष्टिकोण से? 3 भागों में। कोई बात नहीं, गलत हो गया, अब हम बताने के लिए तो है ही भाई। नई नई चीजें आपको नहीं समझाएंगे तो आपकी समझ में कैसे आएंगी जी। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है जी, विनीता सिंह जी। हाँ अब समझने की करें, ये है क्या? क, ख और ग श्रेणी थी क्या, और क्यों बांटा गया 3 श्रेणी? देखिए केंद्र ने इनको 3 श्रेणी में रखा राज्यों को। क श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य और ग श्रेणी के राज्य। क श्रेणी के राज्य वे राज्य हैं जिनमें केंद्र से जो संपर्क किया जाता है, केंद्र से जो संपर्क किया जाता है वो किसमें किया जाता है? केवल हिंदी में। किसमें किया जाता है? हिंदी में किया जाता है जी। गुड आफ्टरनून जी। जी प्रसून यादव जी, यामिनी जी। देखिए जरा समझने की कोशिश करें बेटा। पहले केंद्र अगर पहले संपर्क करता है क श्रेणी के राज्यों से तो उसका पत्राचार किसमें होगा बेटा? हिंदी में होगा।
ये क श्रेणी के राज्यों में रखे गए हैं, जो हिंदी भाषी राज्य। अगर ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र संपर्क करता है, ख श्रेणी के राज्यों से अगर केंद्र संपर्क करता है, तो जो इनका संपर्क है वो इसमें एक तो किसमें होगा, हिंदी में, और ऑब्लिक ये क्षेत्रीय भाषा, किसमें होगा, क्षेत्रीय भाषा में। कट बीच में कटवा दीजिए, नहीं बता देना, रेगुलर क्लास। हाँ बस मैं तो खाता नहीं हूँ बस। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अरे गलत तो होने दो, क्या दिक्कत है, हम सही करने के लिए, वही तो समझाने के लिए खड़े हैं। तो केंद्र ख श्रेणी के राज्यों से जो पत्राचार करता है वो किसमें करता है, एक तो हिंदी भाषा में कर सकता है या उसकी क्षेत्रीय भाषा में। जैसे उसे गुजरात में पत्राचार करना है तो हिंदी में भी कर सकता है और गुजराती में भी, वहां की क्षेत्रीय भाषा क्या है, गुजराती है। तो ख श्रेणी के राज्य वे राज्य होते हैं, जी नेहा जी राधे राधे, हाँ वे राज्य होते हैं जिनमें हिंदी में भी पत्राचार होता है, जैसे हमने गुजराती में भी किया क्षेत्रीय भाषा, और उसमें हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक जी। केंद्र अगर ग श्रेणी के राज्यों से पत्राचार करता है, कौन सी श्रेणी के राज्यों से, ग श्रेणी के राज्यों से, तो ये पत्राचार केवल किसमें होगा, अंग्रेजी में। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, गोवा, पांडिचेरी वगैरह, ये जो राज्य हैं उनको किसमें रखा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों को ग श्रेणी में रखा गया है। वहां केवल पत्राचार वो किसमें करते हैं, इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में करते हैं। जी सचिन जी, ये पर्सनल प्रश्न है, कृपया आप फोन पर पूछें या मेरे व्हाट्सएप पर पूछें जी। हाँ, केंद्र कितनी भाषाओं में, ये कितनी श्रेणी में बांट दिए राज्य को, 3 श्रेणी में, क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी। क श्रेणी में जो पत्राचार होता है हिंदी में होता है, ख श्रेणी के राज्यों में हिंदी और उसकी क्षेत्रीय भाषाओं में होता है, और ग श्रेणी के राज्यों में अंग्रेजी भाषा में होता है। इसीलिए थोड़ा सा ऊपर पहुंचकर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है इसने, भारत में संपर्क के दृष्टिकोण से राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो साथियों आंसर क्या होगा, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अध्याय आ गया आपका, और नया अध्याय है अध्याय 3, हिंदी शब्द एवं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। जी बहुत अच्छे। अगला अध्याय है आपका कौन सा, हिंदी शब्द एवं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। इसमें आप पढ़ेंगे हिंदी शब्द कैसे बना और हिंदी भाषा कैसे बनी, इससे संबंधित तमाम प्रश्न आपकी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जरा देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं, स्क्रीन पर लेते हैं। पहला ही प्रश्न, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। पहला ही प्रश्न इससे बन सकता है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से, संस्कृत भाषा से, अपभ्रंश भाषा से, पाली भाषा से या फारसी भाषा से, बताइए साथियों। संस्कृत से, अपभ्रंश से, पाली से या फारसी से। सचिन अपभ्रंश से, दीक्षा अपभ्रंश से, सोनू कुमार वी। साथियों जरा प्रश्न पर नजर करिए। आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। रुचि सही जवाब दे गई। नेहा जी, संस्कृति, कल्पना, राहुल बी, अपभ्रंश, सचिन जी अपभ्रंश, मधु अपभ्रंश, लोकेश, इंजमा, मनोज, आंचल, अमन बी, मधु बी, लोकेश बी। बिल्कुल केवल रुचि का आंसर सही आ रहा है। संजय जी
आपका आंसर सही नहीं है। मधु यादव सी, इंजमाम उल फारसी, नेहा जी अंकिता, सचिन संस्कृत जी, सपना, हाँ सपना का आंसर सही है, बी ऑप्शन गलत है जी, बिल्कुल फारसी। देखिए मैं आपको बता रहा था कि हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास सही होता है, लेकिन अति आत्मविश्वास हमेशा हानिकारक हो जाता है। अब अति आत्मविश्वास क्या था आपका? आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन समझा नहीं, आंसर देने बैठ गए। हाँ अब फारसी आ रहा है नेहा, ये अभी भी संस्कृत चल रहा है, सुबोध का, अमन का ये चल रहा है। हिंदी शब्द है यहां, कौन सा शब्द है? हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द। जी तो फिर बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, चारों बता दिए तो। हाँ, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी शब्द है, हिंदी भाषा नहीं है, हिंदी शब्द है। और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? फारसी भाषा से। साथियों हिंदी शब्द की उत्पत्ति, अभी टीजीटी हिंदी 2021 का क्वेश्चन है, टीजीटी हिंदी 2021 का प्रश्न है, और ये टेट में भी आ चुका है, देख लेना प्रैक्टिस सेट पेपर उठाकर। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? फारसी भाषा। किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, एग्जाम में प्रश्न उत्तर देते समय पहले प्रश्न को भली भांति पढ़ लेना चाहिए। मुझे मालूम था कि आप यही गलती करेंगे, तो समझ में आ गया। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फारसी भाषा से। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द किसकी देन माना जाता है? हिंदी शब्द किसकी देन माना जाता है? साथियों देखने की कोशिश करें। ए ऑप्शन आर्यों की, बी ऑप्शन गुजरातियों की, सी ऑप्शन ईरानियों की, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए। ए ऑप्शन दीक्षा। दीक्षा बिल्कुल भी अच्छी से तैयारी नहीं कर रही हो, ना क्वेश्चन पढ़ रही हो। जी रूबी बिल्कुल सी, बिल्कुल सही। चंद्रपाल, कौन सा आंसर सही होगा? सी। हिंदी शब्द किसकी देन है? अरे भाई वो हिंदी भाषा है जी। हिंदी शब्द किसकी देन माना जाता है? तो आंसर क्या होगा? ईरानियों की देन। हिंदी शब्द किसकी देन है? ईरानियों की देन है। अब जरा आप ये समझने की कोशिश करें कि ईरानियों की देन क्यों, ईरानियों की देन क्यों है ये? सबसे पहले ईरानी व्यापारी भारत आते थे। ईरानी व्यापारी कहां आते थे? भारत में आते थे। लेकिन पहले आपको मालूम है कि न तो वायु मार्ग थे न थल मार्ग थे। अधिकांशतः जो व्यापार होता था वो किससे होता था? जल मार्ग से। किससे होता था बेटा? जल मार्ग से। समझने की कोशिश करें। जी हाँ, तो ईरानी व्यापारी भारत आते थे और किस मार्ग से आते थे? जल मार्ग से। जब वो सामान्य बातचीत करते थे तो सामान्य बातचीत में वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? फारसी भाषा। किस भाषा का प्रयोग करते थे? फारसी भाषा का। और फारसी भाषा में स वर्ड का उच्चारण क्या होता है? क्या होता है?
थ होता है, इसलिए वो सिंधु को क्या बोलते थे? सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंधु को हिंदू बोलते थे। ऐसे ही वहां के जो निवासियों की भाषा थी सिंधवी, निवासियों की भाषा क्या थी? सिंधवी थी। उसी सिंधवी को वो क्या बोलने लगे? हिंदवी बोलने लगे। क्या बोलने लगे थे? हिंदवी बोलने। सिंधवी को ही क्या बोलने लगे? हिंदवी। और कालांतर में यही हिंदवी शब्द धीरे धीरे किसमें परिणत हो गया था? हिंदी के रूप। कैसे परिणत हो गया था? हिंदवी के रूप में। जैसे आपने देखा हो कि अगर हिंदी भाषा में हम बोलते हैं सप्ताह, क्या बोलते हैं? सप्ताह। लेकिन इसी में फारसी भाषा में इसको क्या कहते हैं? हफ्ता। यानी स का उच्चारण क्या कर दिया? ठ कर दिया। तो इसलिए समझ में आ गया। ईरानी व्यापारी जब भारत आए जलमार्ग से, तो उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया? फारसी भाषा का। सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला और वहां के निवासियों की बोली सिंधवी को क्या बोलने लगे? हिंदवी बोलने लगे। तो जो हिंदी शब्द निकला, ये हिंदी भाषा नहीं, हिंदी जो शब्द निकला वो किसकी देन हुआ? ईरानियों की। हाँ, सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं हम। समझ में आ रही है बात जी? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फारसी भाषा में सवर्ण का उच्चारण क्या होता है? हाँ, फारसी भाषा में सवर्ण का उच्चारण क्या होता है? अभी मैंने समझाया फारसी भाषा में सवर्ण का उच्चारण क्या होता है। तो साथियों क्या आंसर होगा आपका? हाँ, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका उच्चारण क्या होगा? हाँ, ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल। फारसी भाषा में सवर्ण का उच्चारण क्या होता है? हाँ। नेक्स्ट प्रश्न। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब बात ये तो थी किसकी? हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति की। किसकी बात करते हैं साथियों? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में पहला ही प्रश्न देखें। हिंदी भाषा में पहला ही प्रश्न है आपका क्या? हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कौन सा? हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। कैसा विकास क्रम है? हिंदी भाषा का उचित विकास। अब जरा ऑप्शन पर हम नजर कर लेते हैं। ऑप्शन पढ़िए अच्छी तरह से, ऑप्शन पढ़िए अच्छी तरह से। हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रश्न पढ़िए। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा, हिंदी भाषा। बी ऑप्शन पढ़िए। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा। सी ऑप्शन वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा। या चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल, बताइए पढ़ के आंसर। जी राहुल सी, खुशबू सी, शीलेंद्र सी, राघवेंद्र, लोकेश, हर्षिता राठौर, दीक्षा, चांदनी, शुभम, प्रसून, दिनेश वर्मा, संजय कुमार, सबके आंसर क्या हैं? सी। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल। संजय जी, रेखा जी, श्याम व्याजी जी, साइमा नियाजी जी, सी बिल्कुल। आप भी ले रहे हैं क्लास, बिल्कुल लोकेश जी, रूबी, शुभम, बिल्कुल सही। कौन सा आंसर सही होगा आपका? सी। कौन सा आंसर सही होगा? सी। हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम क्या है? वैदिक संस्कृत, फिर उससे कौन सी भाषा बनी? लौकिक संस्कृत, फिर उससे कौन सी भाषा बनी? पाली भाषा, पाली भाषा से कौन सी भाषा बनी? प्राकृत भाषा, फिर उससे किस भाषा का विकास हुआ? अपभ्रंश भाषा का, और अपभ्रंश भाषा से किस भाषा का विकास हुआ साथियों? हिंदी भाषा का। किसका विकास हुआ? हिंदी भाषा का। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर उससे लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा, प्राकृत भाषा,
अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा। समझ में आया? हाँ जी। अच्छा, बनते कैसे हैं भाषा? देखो बेटा, मेन चीज ये होती है, समझ ले भाषा क्यों बदलती है। सबसे पहले यहाँ जो आर्यों की जो भाषा थी, वो भाषा कौन सी थी? आर्यों की जो भाषा थी वो भाषा थी वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत। सबसे पहले भाषा कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जब व्याकरण बना तो ये भाषा क्या हो गई? कठिन हो गई। जब व्याकरण क्या होता है? भाषा को नियमबद्ध करना ही क्या कहलाता है? व्याकरण। और आपको मालूम है कि नियमों में बंधना किसी को अच्छा नहीं लगता। क्या लगता है? नियमों में बंधना किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर हम ही आपको नियमों में बांधने तो शायद आप में से ही कुछ साथी नियमों के क्या करने लगेंगे? उल्लंघन करने लगेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ही इसका व्याकरण बना तो एक आम बोलचाल की भाषा बन गई। जब व्याकरण बन गया तो भाषा कठिन हो गई, क्लिष्ट हो गई। तो आम लोगों ने बोलना कुछ और शुरू कर दिया, क्योंकि बोली पर व्याकरण का कोई अंकुश नहीं होता। और धीरे धीरे नई शब्दावली बनने लगी। जी, कैसे बन गई? जरा जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लें। एक एग्जाम्पल से समझ, जैसे कोई नाम है आपका, क्या? महाराज सिंह। क्या नाम है? महाराज सिंह। अब सामान्य बोली में आप क्या इसे महाराज सिंह ही बोलते हैं? शुद्ध उच्चारण क्या करना चाहिए था आपको? महाराज सिंह। लेकिन आप इसको क्या बोलते हैं? महाराज सिंह। अब जरा लिखकर देख लें, आप बोलते क्या है? ये बोल रहे सिंह, महाराज सिंह। सिंह समझते हो ना? हाँ। अब देखो, अरे महाराज सिंह कहां जा रहे हो? अरे महाराज सिंह इधर आना। इस प्रकार का उच्चारण करते हो आप। अब वास्तव में नाम क्या था? महाराज सिंह। लेकिन आम बोलचाल में क्या बोलने लगे? महाराज सिंह। अब देखो, यहाँ ह वर्ण था, लेकिन यहाँ आते आते ये किस में बदल गया? ग में बदल गया। यहाँ समय कौन सा स्वर था? छोटी ई, लेकिन यहाँ आते आते किस में बदल गया? बड़ी ई में। और जतो बेचारा पूर्ण रूप से क्या हो गया? गायब हो गया। यानी आम बोलचाल में महाराज सिंह क्या बन गए? महाराज सिंह बन गए। धीरे धीरे ये महाराज सिंह बेचारे विलुप्त हो जाएंगे और आम बोलचाल में क्या आ जाएंगे? महाराज सिंह आ जाएंगे। और इससे बोलियों का क्या होता है? बोली आम हो जाती है। और आम होने के बाद धीरे धीरे हम लेखन में भी उसका प्रयोग करने लगते हैं। साथियों, किसमें प्रयोग करने लगते हैं? लेखन में। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वही एक नई भाषा का रूप धारण कर लेती है। हाँ, भैंस के सिंह। हाँ, तो फिर उसका क्रम क्या बना? वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत से पाली भाषा बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनी? हिंदी भाषा। जी, महाराज के सिंह, बिल्कुल सचिन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते। फिर देखिए प्रश्न, गौर से पढ़ना, कहीं चकमा मत खा जाना। प्रश्न पढ़िए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से, संस्कृत भाषा से, अपभ्रंश भाषा से, या इनमें से कोई नहीं? दीजिए भाई जवाब। सेकंड का सी। अच्छा, बी संस्कृत से। अच्छा, सी अरुण बी, कविता सी, चंद्रपाल सी, अर्चना सी, विकास जी सी, अर्षिता अपभ्रंश,
अमन, सोनू, शिवम, नमस्कार जी, अरुण प्रताप, राम जी, अमन जी, लोकेश जी, अमन, रुचि, शैलेंद्र सी, राघवेंद्र प्रताप सी, गुरु जी, अच्छा, राजीव जी, सी जी, अमनदीप जी भी, अच्छा जी। इसका आंसर कौन सा सही होगा बेटा? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब। अब कुछ साथियों के मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि अभी सब ऐसा ही एक प्रश्न सर ने ऊपर कराया, वहां बता दिया फारसी भाषा, यहां बता दिया अपभ्रंश भाषा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही चीजें कैसी हैं? डिफरेंट। पहले जो मैंने आपको बताया था वो क्या थी? हिंदी शब्द की उत्पत्ति थी। वो किसकी उत्पत्ति थी? हिंदी शब्द की उत्पत्ति थी। जबकि अब क्या है? ये हिंदी भाषा है। हिंदी शब्द अलग चीज थी और हिंदी भाषा अलग चीज है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश भाषा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपभ्रंश भाषा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है इस टॉपिक से, हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा की जननी तो अपभ्रंश भाषा हो गई, लेकिन आदि जननी बेटा कौन सी भाषा होगी? तो इसका आंसर कौन सा होगा? संस्कृत। कौन सा आंसर होगा? संस्कृत। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। आदि का मतलब समझते हैं प्रारंभिक। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। यानी हिंदी शब्द कहां से शुरू हुआ था? हिंदी भाषा कहां से शुरू हुई थी? सबसे पहले संस्कृत से। आज एक दूसरे उदाहरण से समझ लें। जननी मीन्स मां और आदि जननी मीन्स दादी या नानी। जननी मीन्स जन्म देने वाली। तो जन्म देने वाली हिंदी से जस्ट पहले कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश। तो वो तो जननी हो गई, लेकिन आदि जननी, इसकी प्रारंभिक भाषा कौन सी थी? तो कौन सी भाषा थी? कौन सी भाषा थी बेटा? संस्कृत भाषा। क्लियर? तो हिंदी भाषा की आदि जननी क्वेश्चन पूछा जाए तब संस्कृत करना है, और अगर जननी पूछा जाए तो आपको क्या करना है? अपभ्रंश भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जरा क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिए। अवहट्ठ भाषा, अवहत्त भाषा, अविकारी भाषा या ए और बी दोनों? क्वेश्चन पढ़िए बेटा। अपभ्रंश भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अवहट्ठ, अवहत्त, अविकारी या ए और बी दोनों? बताइए ऑप्शन। सर कमेंट शो होने लगे? हाँ बताइए ऑप्शन। देव यादव, राधे राधे। देव राधे राधे। आंसर दीजिए, प्रश्न का सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जी। सर कमेंट नहीं आ रहे हैं, एक मिनट। शो नहीं हो रहे? जवाब नहीं दे पा रहे आप लोग? अपभ्रंश भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच्छा शो नहीं हो पा रहे कमेंट। चलिए मैं समझाता हूं। इसमें आंसर सही होगा क्या? डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? डी ऑप्शन सही होगा। अपभ्रंश भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ए और बी, यानी अवहट्ठ नाम से भी जाना जाता है और अवहत्थ नाम से भी जाना जाता है। अवहट्ठ नाम से भी जाना जाता है और अवहत्थ नाम से भी जाना जाता है जी। अभी मुझे आपके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, किसी त्रुटिवश, टेक्निकल त्रुटिवश समझने की कोशिश करें। हाँ, अपभ्रंश भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अपभ्रंश भाषा को अवहट्ठ नाम से भी जाना जाता है और अवहत्थ नाम से भी जाना जाता है। अब यहां एक और प्रश्न बन सकता है
समझ लीजिए, मैं यही आपको समझा देता हूं। अगर प्रश्न ये आए, जरा समझने की कोशिश करो। अगर ये पूछ लिया जाए निम्न में से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, और यहां ऑप्शन दे दे अपभ्रंश, बी ऑप्शन दे दे आपका क्या संस्कृत, सी ऑप्शन दे दे क्या अबहट्ट, और डी ऑप्शन दे दे आपका क्या पाली भाषा। अगर प्रश्न इस प्रकार आ गया, समझने की कोशिश करना बेटा। प्रश्न ये आ गया निम्न में से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अभी तो यहां सीधा अपभ्रंश भाषा को किस भाषा से ये जाना जाता है। अब यहां बात ये आ गई कि निम्न में से हिंदी भाषा का विकास क्या हुआ। अब यहां दो समस्याएं आ गई आपके सामने। यहां अपभ्रंश भी लिखा है और अबहट्ट भी लिखा है। क्या क्या लिखे? अपभ्रंश भी लिखा है और अबहट्ट भी लिखा है। अब आप क्या ऑप्शन चुने? तो साथियों, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन फिर क्या होगा? अबहट्ट। क्या ऑप्शन होगा? अबहट्ट भाषा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अबहट्ट भाषा। अब अबहट्ट भाषा आप कहेंगे कि सर अपभ्रंश क्यों नहीं लगाया फिर आपने? देखो, जब अपभ्रंश भाषा के बाद में आई थी कौन सी भाषा? हिंदी। कौन सी भाषा आई थी? हिंदी। जब तक ये अपभ्रंश हिंदी में परिणित हुई थी, उस समय अपभ्रंश का रूप बन गया था क्या? अबहट्ट। अपभ्रंश को ही क्या पुकारा जाने लगा था? अबहट्ट। और फिर अबहट्ट से इसका नाम क्या परिवर्तित हुआ था? हिंदी। तो अगर अपभ्रंश और हिंदी के बीच में भी कोई भाषा है तो उसका नाम क्या है बेटा? अबहट्ट है। हालांकि होता इसी का पर्यायवाची है, इसी का समानार्थी है, लेकिन फिर इसको चूंकि इन दोनों के बीच में आते हैं और दोनों ऑप्शन आएंगे, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अबहट्ट भाषा। कौन सा सही होगा? अबहट्ट भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, अरे प्रवीण, प्रवीण देखना कमेंट नहीं शो हो रहे हैं, जरा चेक करो इसको जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है? वैदिक साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, खड़ी बोली और हिंदी, खड़ी बोली, हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वैदिक साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है? इसका सटीक आंसर होगा क्या? वैदिक संस्कृत। क्या होगा? वैदिक संस्कृत। इसमें आपका वेद है, संहिताएं हैं, चारों वेद, ये सब किस में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में। तो अगर प्रश्न आता है एग्जाम में वैदिक साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या? वैदिक संस्कृत। क्या लिख सकते हैं? वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा से संबंधित कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लौकिक साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है? तो पहले तो आपके मन में यह जिज्ञासा आ रही होगी, ये लौकिक साहित्य है क्या? वैदिक साहित्य तो मालूम पड़ेगा जो वेदों से संबंधित है वो वैदिक साहित्य, जो वेदों से संबंधित है वो वैदिक साहित्य। लेकिन अगला प्रश्न ये आ गया कि लौकिक साहित्य क्या है? तो अब यहां एक नया प्रश्न ये बनता है कि आखिर लौकिक साहित्य है क्या? तो यहां पहले शब्द समझने की कोशिश करते हैं। लौकिक शब्द क्या होगा? लौकिक। लौकिक का मतलब होता है सांसारिक। लौकिक का मतलब क्या होता है? सांसारिक, जो संसार से संबंधित है। अब वेदों को सांसारिक इसलिए नहीं माना जाता साथियों, क्योंकि वेदों का कोई भी ज्ञाता
आज तक हमें नहीं मालूम है कि वेद लिखे किसने, तो अलौकिक मान लिए जाते हैं, लेकिन लौकिक साहित्य के तो हमें ज्ञाता प्राप्त होते हैं, यानी वो साहित्य जो संसार के लोगों के द्वारा लिखा गया। समझ में आ रही है? वो साहित्य जो संसार के लोगों के द्वारा लिखा गया है, कौन सा साहित्य होगा? लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन, लौकिक संस्कृत। क्या होगा? लौकिक संस्कृत। जैसे अब आप कहेंगे सर ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जो लौकिक संस्कृत में हैं? तो आपने रामायण, वाल्मीकिकृत रामायण, महाभारत, वेद व्यासकृत, भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छ कटकम, मेघदूत, ये सारी रचनाएं किसमें लिखी गई हैं? लौकिक साहित्य में लिखी गई। तो लौकिक साहित्य किस भाषा में मिलेगा आपको? तो आंसर क्या होगा बेटा? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है? क्षमा करें, मैं आपके आज टेक्निकल खराबी की वजह से आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है आप बिल्कुल सही आवाज आ रही होगी, सुन रहे होंगे, सही कर रहे हैं, टेक्निकल स्टाफ लगा हुआ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई है जो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे हैं आपके कमेंट। ठीक, बौद्ध साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है? तो इसका प्रश्न होगा आपका, पहला ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, खड़ी बोली हिंदी और पाली भाषा। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, खड़ी बोली हिंदी और पाली भाषा। तो बौद्ध साहित्य, अब बौद्ध साहित्य से अर्थ समझ लें। बौद्ध साहित्य वो साहित्य जो भगवान बुद्ध के प्रवचनों के माध्यम से, उनके स्वयं के द्वारा या बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा जो लिखा गया, भगवान बुद्ध के जिसमें उपदेश लिखे गए या उनके अनुयायियों द्वारा जो भी लिखा गया, वो किस भाषा में लिखा गया था, उस साहित्य को ही, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को ही हम क्या कहते हैं? बौद्ध साहित्य। क्या कहते हैं बेटा? बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य किस भाषा में था? तो बौद्ध साहित्य की जो भाषा थी वो कौन सी थी? बौद्ध साहित्य लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, खड़ी बोली या पाली भाषा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? पाली भाषा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाली भाषा, बिल्कुल सही जी। जैसे हाँ, अब आप कहेंगे ये कौन से ग्रंथ हैं? तो आपने त्रिपिटक सुने होंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित एक बेहद धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब किसमें लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है भाषा से ही संबंधित, जैन साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है? जैन साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, खड़ी बोली या प्राकृत भाषा? तो जैन साहित्य बच्चों लिखा गया है किस भाषा में? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा होगी? प्राकृत भाषा। जैन साहित्य किसमें लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। जिन बाड़ी वगैरह आपने सुनी होगी, रोमकार मंत्र सुना होगा दुकानों पर, ओम नमो नम अंतारम सुना है, ये सारी चीजें किसमें लिखी गई हैं? प्राकृत भाषा में। तो जैन साहित्य की अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, रासो साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है? कौन सा साहित्य? रासो साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है? तो पहले ये समझे रासो साहित्य है क्या, उसके बाद आपका आंसर बताता हूं मैं आपको। रासो साहित्य क्या है? आपने ग्रंथों के नाम सुने होंगे, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, विसल देव रासो, ये ग्रंथों के नाम सुने हैं ना जी? हाँ, ये जो ग्रंथों के नाम सुने हैं, इसी को क्या कहा जाता है? रासो साहित्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रासो साहित्य। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में भी विद्वानों में क्या है? बहुत सारे मतभेद हैं। विद्वानों में क्या है? ढेर सारे मतभेद हैं। अब प्रश्न ये आता है कि रासो साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो रासो साहित्य किस भाषा में लिखा गया? लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश भाषा, खड़ी बोली हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो रासो साहित्य लिखा गया था किस भाषा में? अपभ्रंश भाषा। किस भाषा में लिखा गया बच्चों? अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटी फूटी भाषा। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
टूटी फूटी भाषा, अर्थात वो भाषा जो न तो पूर्ण रूप से हिंदी का स्वरूप ले पाई थी और ना ही पूर्ण रूप से वो प्राकृत भाषा रही, बीच में टूट गई, कुछ शब्द हिंदी के, कुछ प्राकृत के, कुछ पाली के, ये सारे शब्दों का आपको क्या मिल गया, गजड़ा सा हो गया, मिलन हो गया, इसीलिए उस भाषा का क्या नाम पड़ा, अपभ्रंश भाषा या टूटी फूटी भाषा। तो जो रासो साहित्य था, आदिकाल का जो साहित्य है, जब लिटरेचर पढ़ाऊंगा तो इन सारी चीजों को आपको एक एक भिन्न भिन्न बताऊंगा कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और रासो साहित्य में रासो शब्द क्यों ज्यादा प्रयोग किया गया। लिटरेचर की जब क्लास चलेगी तो सारी चीजें आपकी समझ में आएगी। अभी आपका आंसर हो जाएगा क्या, अपभ्रंश भाषा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, कामायनी, प्रियप्रवास तथा उर्वशी किस भाषा की रचनाएं हैं। कामायनी, प्रियप्रवास, उर्वशी किस भाषा की रचना। प्रश्न को समझने की कोशिश करें। कामायनी किसकी रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की अत्यधिक प्रसिद्ध रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, जो आपकी टेट परीक्षा में भी पूछी जा चुकी। और उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी दो लोगों की रचना है, उर्वशी दो लोगों की रचना है, एक दिनकर जी की रचना है और दूसरा ये प्रसाद जी की रचना। किसकी रचना है, प्रसाद जी। अभी आपने एक जो पिछले वाला पुलिस वाला एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, उर्वशी के रचनाकार कौन है, और उसने ये दोनों ही नाम उसमें क्या कर दिए, ऑप्शन में रख दिए। दिनकर भी, रामधारी सिंह दिनकर जी भी, और क्या, जयशंकर प्रसाद जी। साथियों इस प्रकार के प्रश्न क्या हो जाते हैं, विवादित हो जाते हैं, फिर कॉमन मार्क्स देने पड़ते हैं। हम भी इस पर चैलेंज की तैयारी में थे कि बच्चों का हित करेंगे, अगर किसी का गलत किया गया तो हित करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो शाम वाला पेपर जो आउट हुआ था वो पुलिस वाला क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया, और ये विवादित प्रश्न भी उसमें से हट गया। अब समझने की ये, फिर अगर ऐसे प्रश्न आता तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहला तो प्रश्न ये है, अगर कोई भी परीक्षक पे प्रश्न बनाता है कि उर्वशी किसकी रचना थी, तो उसको एक ऑप्शन डालना चाहिए, या तो रामधारी सिंह दिनकर जी डालने चाहिए या प्रसाद जी डालने चाहिए। लेकिन अगर फिर दोनों डालना चाहता है तो उसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि उर्वशी चंपू काव्य, ध्यान से सुनना, उर्वशी चंपू काव्य किसकी रचना है, तब वो होगी किसकी रचना, प्रसाद जी की। और अगर ये कहा गया कि उर्वशी रेडियो रूपक, कौन सी बेटा, उर्वशी रेडियो रूपक किसकी रचना है, तब वो होगी किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। अब यहां प्रश्न ये भी आपके मन में आ सकता है कि सर ये रेडियो रूपक और चंपू काव्य क्या होते हैं। बेटा रेडियो रूपक वो होता है, रूपक का अर्थ होता है नाटक। पहले जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो उर्वशी लिखी थी वो नाटक के रूप में है, काव्य में नाटक है ये जी, इसलिए इसको रेडियो, और ये रेडियो पर क्या किया जाता था, प्रसारित किया जाता था। बाद में इन्होंने इसे ग्रंथ के रूप में लिख दिया, इसलिए ये जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी, ये कैसी है, ये रेडियो रूपक। क्या है, रेडियो रूप। चंपू काव्य वो काव्य होता है जिसमें काव्य और फिर उसका गद्य, फिर काव्य फिर गद्य, जो गद्य और पद्य मिश्रित रचना होती है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, उसी को कहते हैं चंपू काव्य। तो उर्वशी चंपू काव्य किसकी रचना है, प्रसाद जी की, और उर्वशी रेडियो रूपक किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। मुझे लगता है कि अब कभी भी ये प्रश्न आता है तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। अब बात आती है कि लौकिक, कामायनी, प्रियप्रवास, उर्वशी किस भाषा की रचनाएं हैं, तो सीधा सा इसका जवाब होगा क्या, खड़ी बोली हिंदी। किसकी रचनाएं हैं ये, खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं हैं। खड़ी बोली हिंदी में इनकी रचना की गई है। तो प्रश्न समझ में आ गया, कामायनी, प्रियप्रवास, उर्वशी किस भाषा की रचना है, तो आपका जवाब होगा खड़ी बोली हिंदी। और रचनाओं की डिटेल भी शायद मुझे लगता है कि अब आप कभी भूलने वाले नहीं हो।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इतना ही थी पीडीएफ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का जुड़ने के लिए। आज हमें खेद है कि तकनीकी कारणों से आज हम आपके कमेंट नहीं पढ़ पाए, नहीं आए उस दिन, कुछ समय के बाद कमेंट नहीं पढ़े। आपकी टेक्निकल टीम का फॉल्ट है ये, बिल्कुल कोई भी कमेंट नहीं उसके बाद पढ़ पाए। आगे से इसका प्लीज ध्यान रखें। तो हमें खेद है कि हम आपके आज नहीं पढ़ पाए, फिर भी आपके जो ये क्लास खत्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स में आते हैं मेरे में, उसके प्रत्येक कमेंट का क्या देंगे, हम जवाब देंगे और इसके बाद अगला अध्याय आपका शुरू करेंगे। लेकिन एक विशेष सूचना देना चाहता हूं बेटा आपको। विशेष सूचना यह है कि कल सैटरडे और संडे को ये लाइव क्लास आपकी नहीं होगी। आपकी अब अगली क्लास होगी कब से, मंडे से। अब आपकी प्रत्येक एक ही दिन में आपका रोकूंगा रनिंग वाले दिनों में। संडे को तो वैसे भी लीव रहती है, एक दिन लिया करूंगा आपका सैटरडे बस। और आपकी रेगुलर सोमवार से लेकर के सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार कंटिन्यू क्लास हुआ करेगी 3:15 पर। बस सैटरडे की छुट्टी लिया करेंगे क्योंकि पीडीएफ वगैरह के लिए भी मुझे क्या है, समय की आवश्यकता होती है। तो साथियों आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। अगर आपको क्लास कैसी लगी और भी इसमें अगर कुछ इंप्रूव हो सकता है तो आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे घर के सदस्य हैं, आप जानते हो। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में भेजिए। और यदि कोई और भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है जो मैं यहां पर क्लियर नहीं कर पाया हूं, इस टॉपिक से संबंधित है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। आपके एक एक प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा। मुझसे जुड़ने के लिए, इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक लाइक और शेयर जरूर करते रहें, लाइक जरूर करते रहें क्लास के, ताकि आपके सर का मनोबल हमेशा क्या है, बढ़ता रहे। साथियों इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। एक मिनट, आवाज आ रही है अभी? हाँ, एक बच्चे का प्रश्न है पीडीएफ कब मिलेगी सर? बेटा पीडीएफ बहुत जल्दी मिल जाएगी, हो सकता है कल मिल जाए, अगर क्लास नहीं होगी तो सोमवार को पीडीएफ जरूर मिल जाएगी जी। अब कमेंट शो हो रहे हैं आपके। हाँ, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और इसकी सूचना आपकी, जो आपका चैनल सब्सक्राइब है, इसकी सूचना डाल दी जाएगी। ठीक जी, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको जी। अब मैं आपके ये पढ़ रहा हूं, कमेंट आ गए हैं, वो टेक्निकल खराबी से कुछ दिक्कत आ गई थी जी। बिल्कुल बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगी बेटा, कोई समस्या हो तो प्लीज आप डाल सकते हैं। बिल्कुल कमेंट्स डालिए, लाइक और शेयर करिए, धुआंधार अपने सभी साथियों को भेजिए। बिल्कुल, और हौसला अफजाई होती रहेगी तो आपको बहुत टॉप की चीजें इससे भी बढ़कर डेली प्रतिदिन मिलती रहेंगी। ठीक, ओके।